बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, चाय आपको मिल गई होगी। वैसे मैंने आपको इतनी दफ़ा अपनी चाय के बारे में बता दिया है कि मेरी चाय आ जाती है तो मेरा मूड ठीक हो जाता है, सुबह की चाय अच्छी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना बिल्कुल भूल गई हूँ कि बग़ैर चीनी के चाय पीती हूँ मैं। मतलब ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ट्रस्ट मी ये ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम है अगर आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी रूटीन से शुगर को माइनस कर दें। क्योंकि जो चीनी है ना, ये बहुत सारी बीमारियों की जो कह लें जड़ है। क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं करते, हम मीठे के बड़े शौकीन अफराद लोग हैं। हमें मीठा देख के वैसी क्रेविंग शुरू हो जाती है कि हम ज़्यादा सारा मीठा खाएँ, फिरनी हो, खीर हो, कोई ब्राउनी हो। लेकिन उसमें जो शुगर फैक्टर होता है, इसको आपने अगर अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देना तो ये जिनको होता है कि जी हम मोटे हो रहे हैं, हमारी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस तरह के मसले हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ये मेरी अपनी भी कुछ साइंस और मेरी न्यूट्रिशनिस्ट से भी मुझे एक दो दफ़ा बताया कि शुगर का इस्तेमाल जो है बहुत सारी बीमारियों को या बहुत सारे इश्यूज़ को ट्रिगर करता है। तो ये बग़ैर चीनी के चाय पीती हूँ मैं, बिल्कुल चीनी का इस्तेमाल नहीं करती। तो ये मैंने आपको मोटिवेशन दी है कि अगर आप मेरी चाय और चाय की रूटीन से इम्प्रेस है तो आप इस बात से भी इम्प्रेस हो कि मैं बग़ैर चीनी के चाय पीती हूँ, जो कि वैसे बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको थोड़ी विद टाइम हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं जी, हो जाती है अगर आप ट्राई करें। तो हम सुबह सुबह आपको ज़्यादा नसीहतें नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपको बताते रहें कि क्या करें क्या नहीं करें। इसके साथ साथ जी पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर कुछ खबरें हैं और उस पर भी हम आपको रोज़ सुबह सुबह आगाह करते हैं। अगरचे पीटीआई ने जी फैज़ हमीद के ट्रायल को फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दिया है, मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का 9 मई केस में ट्रायल एक साथ होगा। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद सरे फहरिस्त थे। इन दोनों को पार्टनरशिप 9 मई को भी थी इन दोनों की और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। ताहम जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो चार्जशीट सामने आई है वो अभी सिर्फ टॉप सिटी के हवाले से, जिसकी सियासी मामलात में मुदाखलत और सियासी असर रसूख का पता चलता है। जबकि 9 मई की तहकीकात जब शुरू होंगी तो मजीद लोग भी सामने आएंगे। दूसरी तरफ जी पीटीआई ने JUI के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बात की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ राबते में हैं, चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाए। JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से मिलकर तहरीक चलाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ होगा, मगर PTI वाले इकट्ठे तहरीक चलाने के लिए आए तो देखी जाएगी। सियासत में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। अब सवाल पैदा होता है कि इन हालात में PTI जो है 14 दिसंबर को जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चला पाएगी और क्या हुकूमत इस दौरान मौलाना साहब की जो एहतजाज की कॉल है वापस लेने पर उनको राज़ी कर पाएगी या नहीं। लेकिन आज अखबार में एक खबर सबसे बड़ी यही थी कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से राबते में है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, हामिद रजा की आयाज सादिक से मुलाकात भी हुई है। पेशगी शराइत के बगैर मुज़ाकरात पर इत्तफाक भी हुआ है। ये क्या डेवलपमेंट है जी, और जिस मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट से बारहा मुज़ाकरात के हवाले से कह चुकी है और उस पर यू टर्न भी ले चुकी है। और उन्होंने कहा कि पहले तो बानी पीटीआई कह चुके थे जी मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इससे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार की। उन्होंने कहा मुज़ाकरात हमारा काम नहीं है, सियासी जमातों का काम है। अब मामला किस तरफ जाएगा और ये जो तहरीक चलाने का मौलाना साहब के साथ प्लान कर रहे हैं किस हद तक कामयाब होगा। हमारे साथ खालिद रसूल साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक सर। हम ये जो हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं और तहरीक के सिविल नाफरमानी की तहरीक जो 14 दिसंबर को तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था, इससे बहुत पहले हम देख भी रहे थे कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जब आए उन्होंने कहा जी कि हम इस हवाले से कोशिश करेंगे कि इसको अवॉइड कर लें, बातचीत हो जाए। जबकि कुछ लोग इस मामले में बड़े सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे कि ये तहरीक चलेगी। ये जो तहरीक इंसाफ के लिए क्या बेटर ऑप्शन है कि किस तरफ मामलात को लेके जाया जाए? देखिए, 2-3 बातें इस सियासी मंजरनामे में बड़ी वाज़ेह हैं कि 8 फरवरी के बाद हुकूमत भी आ गई, लेकिन मुल्क में वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका।
उसके बाद जो हमारे मुआशी हालात हैं वो इतने दिगरगू हैं, उसमें आप देखिए कि IMF के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ उसमें भी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना टॉप ऑफ द लाइन रही, और बिहाइंड द सीन काफ़ी इंश्योरेंसेस जो है ना वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से लेने के बाद जो है ना किया गया। तो इस वक्त का जो मुआशी इस्तेहकाम भी है वो भी बड़ा, यूँ समझ लीजिए कि बड़ा ही एक नाजुक सा है, वो इतना पायदार ऐसा सच नहीं है। वो हुकूमत उसका क्रेडिट लेती है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आसमान को छू गई और सारी चीज़ें हो गई। अब ये कि PTI जो है वो उसने कंटिन्यूसली, क्योंकि 8 फरवरी के बाद और 9 फरवरी उससे पहले 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो भी हुआ सारा हमें पता है। अच्छा, अब उसके बाद ये कि PTI फील्स के उसका जो जेन्युइन एक पॉलिटिकल क्लाउट है, जो आवाम में उसकी एक रसाई है, पहुंच है, उसके मुताबिक उसे हिस्सा नहीं मिला एंड दे हैव बीन डिनाइड। अब उसी की वजह से उन्होंने जो कॉल्स दी हैं, अच्छा उन कॉल्स में उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर और स्ट्रीट पावर की मसल का जो है ना वो इजहार भी किया है। सोशल मीडिया आप देख लीजिए कंटिन्यूसली जो हेडलाइंस हैं वो PTI के कब्जे में है। अब लेटली जो हुआ है कि 24 से नवंबर और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद से चढ़ाई के बाद, अच्छा उससे पहले PTI का ख्याल ये था कि वो सिर्फ स्ट्रीट पावर की मदद से अपनी शराइत से को मनवा लेगी, लेकिन उसने PTI ने पूरी कुव्वत से सारा अपना सियासी मुजाहरे करके भी देख लिया कि अल्टीमेटली सिस्टम के अंदर रहते हुए एक जगह जो है ना वो बनानी पड़ेगी। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन होना चाहिए, और PTI इस पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक सूबे में वो इस वक्त हुकूमत भी कर रही है, सेनेट में उनकी अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ है, नेशनल असेंबली में आप देखिए कि पार्टी के तौर पे से उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो PTI ने ये तमाम तर स्ट्रीट पावर जो है ना अपनी दिखा के अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा भी कर लिया है, और वो क्योंकि सिस्टम में है तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी रियलाइजेशन है कि जो PTI के अंदर जो संजीदा लोग हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम को समझते भी हैं, कि उनकी ये जो बात है वो गालिब आ रही है। और अगर बानी PTI ने ये स्टेप लिया है तो मेरे ख्याल में ये पहली संजीदा कोशिश है कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की बजाय हुकूमत से बात करने का इंदिया दिया गया है। तो होता ये है कि सियासी लोग जब बैठते हैं ना जी, तो उसमें कोई ना कोई मतलब हल निकल आता है, गिले शिकवे अपनी जगह। अब ये कि कल जो वज़ीर दिफा ने बयान जिस तरह का दिया पार्लियामेंट में वो खासा सख्त था, लेकिन ये रिटॉरिक्स होते हैं, पब्लिक को दिखाना होता है, ये स्क्रीन की मजबूरी होती है, हेडलाइन की मजबूरी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि PTI में भी अगर ये रियलाइजेशन है, और वो जो उनके संजीदा तबकात काफ़ी अरसे से कह रहे थे, तो बानी PTI ने जिस तरह की ये कॉम्पोजिशन की है पार्टी की, इसमें बड़े संजीदा लोग हैं। तो उस एतबार से मेरा ख्याल है बड़ी देर के बाद महसूस ये हो रहा है कि दोनों अतराफ में ये एक पॉलिटिकल सेंस और सैनिटी प्रिवेल करने जा रही है। अल्लाह करे कि इसके लिए जो ज़रूरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो भी अब हुकूमत की बारी है कि वो ले। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हंगामे हुए 24 से 28 से 26 फरवरी में, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग जो है ना वो अंदर हैं। अच्छा, उससे पहले जिस अंदाज में लोगों को पकड़ा धमकाया गया वो भी नामुनासिब था। तो बेहतर यह है कि अब हुकूमत की बारी है कि वो इस टेम्परेचर को डाउन करे विद सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और ये प्रोसेस आगे चलना चाहिए। अच्छा, अभी आपने बात की कि तहरीक इंसाफ को अच्छी बात है कि रियलाइजेशन हो रही है। आपको लग रहा है कि ये जो टाइमिंग है रियलाइजेशन की मुज़ाकरात को लेके, ये कोर्ट मार्शल जो ट्रायल है उसके बाद हुई है? क्योंकि जाहिर है जो अभी शवाहिद और दीगर चीज़ें, जो प्रेस रिलीज़ भी सामने आई थी ISPR की, उसके मुताबिक भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ और स्पेसिफिकली तहरीक इंसाफ के साथ जो रवाबित का मामला था, आप समझते हैं कि ये चीज़, ये जो टाइमिंग है ये उससे मैच कर रही है? देखिए जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सियासत में होती हैं, और बाज़ औक़ात बड़े बड़े जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए जाते हैं, और उसमें लचक जो आती है वो कई वजूहात की वजह से आती है। सबसे पहली जो लचक है वो ये है कि जो 24 नवंबर से 26 नवंबर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, उसमें हुकूमत की तरफ से जिस तर्ज़ अमल का और इंतज़ामी हाई हैंडेडनेस का मुज़ाहरा किया वो भी हमने देख लिया। PTI की तरफ से जिस शिद्दत और क़ुव्वत के साथ किया गया वो भी हमने देख लिया। अच्छा, साइमल्टेनियसली जो जनरल फैज़ हमीद का ये ट्रायल चल रहा है, यस बिहाइंड द सीन उसके बहुत सारे मुज़मरात हैं। मतलब उसको हम ओपनली डिस्कस एज सच नहीं कर रहे, लेकिन अभी तक जो चार्जशीट दी भी गई है वो अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे वो टॉप सिटी और बाकी सियासी मुदाखलत के हवाले से है। जो बाकी दीगर मामला जो बताए जा रहे थे उनके ऊपर अभी वो तफ्तीश और तहकीक जा रही है, तो नेचुरली उसके डांडे कहीं ना कहीं जाके बानी PTI और PTI के बाकी दीगर मामला से मिलते हैं। तो सियासत में या नेगोशिएशन में जब कभी लचक आती है तो ये बिहाइंड द सीन जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनका एक असर होता है, लेकिन हर चीज़ को उसके साथ जोड़ के हमें उसमें एक अटक नहीं जाना चाहिए। वो चीज़ें अपनी जगह चल रही, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि भाई वो फ़ौज का अंदरूनी मामला है, ये एक बयानिए की हद तक एक पॉजिटिव बात थी, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि उसके डांडे जो है ना वो बानी PTI से मिल रहे हैं। उसके बाद जिस तरह की वो इंडिकेट किया गया नून लीग की तरफ से कि जी ये जनरल फैज़ हमीद
के जो मिलिट्री ट्रायल के बाद बानी पीटीआई का ट्रायल भी जो है ना वो होना ही होना है, तो लिहाजा वो भी एक पॉलिटिकल रेटरिक बिल्कुल एक्सट्रीम का है। तो आपकी बात बिल्कुल वजह है कि उसमें ये जो डेवलपमेंट्स होती है ना ये पार्ट प्ले करती हैं। अच्छा, इसको आप छोड़िए, इवन ये कि जो बहुत सारे जो मामला होते हैं, जो कुछ जंगें भी हो जाती हैं, कुछ मुल्कों के माबैन भी ऐसे हो जाता है, तो उसमें भी हमने देखा है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आने से पहले फ्रीक अपने अपने मसल ज़रूर दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपना जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एक हद तक आजमा ज़रूर लें। तो उस एतबार से नून लीग ने भी तमाम तर हाई हैंडेड करके देख लिया है कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो भी नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो अब हर्ट कर रही है, दोस्त ममालिक भी इस चीज़ को कह रहे हैं। तो लिहाजा पीटीआई बानी जो पीटीआई है उसने भी ये सारा कुछ करके देख लिया। तो लिहाजा दोनों तरफ से मेरे ख्याल में ये जो आप बात कर रही हैं बिहाइंड द सीन डेवलपमेंट का एक डेफिनेटली उस पर असर है, एक फैक्टर हो सकता है। जी, फैक्टर बिल्कुल है उसमें। फिर बाकी बहुत सारे मुकदमात, एक चीज़ और भी है कि इस वक्त पीटीआई के ऊपर खासा एक प्रेशर है कि जिस अंदाज में वो 26 नवंबर को उन्हें वापस जाना पड़ा, तो 1000 से ज़्यादा लोग जो इस वक्त अंदर हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं, बहुत सारे लोगों का कहा जा रहा है जी कि उनका ट्रेस नहीं मिल रहा। तो पीटीआई के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि जी आपने मोबिलाइज़ किया और आपके कहने पे लोग निकले, तो उनको बेयारो मददगार तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो उस एतबार से मेरे ख्याल में ये है। लेकिन पीटीआई का एक बहुत बड़ी जो चैलेंज सामने आएगा ना वो ये है कि जो उसके अंदर से ये जो एक अपना डेवलपमेंट की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन ये जो इस वक्त उनका एक सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे जो डायस्पोरा और जो यूट्यूबर और जो बाकी जो ट्रेंड बनाने वाले लोग हैं ना, वो मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, आपने भी खुद भी बात की, मेरा अगला सवाल भी इससे रिलेटेड था कि तहरीक, आपने कहा कि हुकूमत को भी इस मामले में अब बहुत समझदारी से चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी जानिब वो तो अपनी जगह टैकल करेंगे, तहरीक इंसाफ को अपने इंटरनल मैटर्स को टैकल करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरह से हमने 24 नवंबर या 26 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, सिचुएशन जिस तरह से हैंडल की गई उनके लीडरान की जानिब से, और जिस तरह से वहाँ पे क्लूलेस सपोर्टर्स उनके बैठे थे कि व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, दे हैड नो आइडिया, और वो ऐसे बैठे हुए हैं, कोई चला गया है, कोई आ रहा है, कोई बात कर रहा है। इस सारी सिचुएशन में सपोर्टर, डू यू थिंक कि डीमोटिवेटेड भी होता है, उसको अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा होता, और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जब खुलकर सामने आती हैं तो उससे एक इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं जाता? देखिए, हमें इस जो आपका सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा यूज़फुल है। अब इसको आप अपने आप को पीटीआई की पोजीशन पे रखें तो फिर इसको समझने की कोशिश करें। बात यह है कि पीटीआई में अनचैलेंज इमरान खान साहब जो हैं बानी पीटीआई, उनका एक मरकज़ी रोल है। Absolutely. अच्छा, उनकी कही हुई बात ही जो हरफ आखिर है तमाम के लिए। अब बात यह है कि वो जेल में हैं। अच्छा, उनके साथ मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी है, सिर्फ चंद लोग मिल सकते हैं। अच्छा, लम्हा बलम्हा कम्युनिकेशन का कोई ऐसा सूरत नहीं होती। तो जब इस तरह का स्ट्रीट पावर का मुजाहरा किया जाता है तो इतनी बड़ी पार्टी में उसमें यह है कि कम्युनिकेशन उस अंदाज में रेगुलर न होने की वजह से कन्फ्यूजन आई। अब हमने इसमें देखा कि जी वो बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात करके संगजानी के बारे में फ़ैसला हो गया, लेकिन उस फैसले को बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं जी मुझे खान साहब ने ये कहा है। अच्छा, तो अब उसमें यह है कि पॉलिटिकली अगर देखें तो पीटीआई में जो बानी पीटीआई की बहनें हैं वो रेगुलर मुलाकात करके आ रही हैं, वो भी प्रेस ब्रीफिंग कर रही हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौहर या बाकी लोग जो मिल के जाते हैं वो भी आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी भी। तो मेरे ख्याल में वो जो कम्युनिकेशन बैरियर था ना वो खला था, क्योंकि सूरत हाल वहाँ लम्हा लम्हा बदल रही थी। तो वो लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल में फिर ये होता है कि ये जो जिस तरह अंदाज में मार्च लीड किया जा रहा था उसमें इंटरनल डिफरेंसेस भी होते हैं, पार्टी के अंदर भी होते हैं, ठीक है ना, उसे हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, वो होते हैं। फॉर एग्जांपल पेशावर में चलने से पहले हुआ क्या मार्च लीड कौन करेगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो लिहाजा वो जो इंटरनल थोड़ी सी टसल थी, जो कम्युनिकेशन बैरियर थे, उसकी वजह से ये चीज़ें ब्लो अप हुई और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो कल्मिनेट ऐसा हुई। लेकिन बहरहाल जो गुजर गया सो गुजर गया। अब उसको ये है कि आगे बढ़ना चाहिए उसूली तौर पे। अब बात जो कर रही थी आप सिविल नाफरमानी वाली, मेरे ख्याल में पीटीआई बुनियादी तौर पे सिविल नाफरमानी पे जाना नहीं चाह रही, ये एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि 26 नवंबर के बाद जिस तरह का एक माहौल बना दिया ना कि एज इट इज़, जिस तरह नून लीग और बाकी हिमायतियों ने कि एज इट इज़ कि पीटीआई का अब मतलब है कि कमर टूट गई है, तो वो उन्होंने जो जवाबी बयानिया दिया है ये बुनियादी तौर पे अब उन्होंने अपनी साख को बहाल भी किया। नंबर 2, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल क्लाउट है ना मीडिया में भी, तो उन्होंने उस चीज़ का भी जवाब दिया कि हेडलाइन इस वक्त आप देख लें पीटीआई ने कैप्चर की हुई है। सिर्फ उन्होंने एक बयान दिया कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे। अब सिविल नाफरमानी बहुत बड़ी चीज़ होती है। पास्ट में भी वो कह चुके हैं कि जब वो धरना था कि जी बिल नहीं दें या लोग जो है ना बाहर से रेमिटेंसेज नहीं दें, लेकिन आप ये देखिए कि पीटीआई इज़ प्लेइंग वेरी स्किलफुली द मीडिया गेम।
आप ये देख लीजिए कि 26 नवंबर के बाद और 26 नवंबर से पहले जो टोटल स्क्रीन टाइम था वो सारे का सारा पीटीआई पे था। इस वक्त हम भी आधा घंटा जो है ना वो पीटीआई पे बात कर रहे हैं। तो मैं आई गिव ऑल क्रेडिट टू द मीडिया टीम ऑफ द पीटीआई कि इस खूबसूरती से उन्होंने हुकूमत क्या, पब्लिक क्या, मीडिया क्या, हर एक को जो है उसी हेडलाइन में कैप्चर किया हुआ है। इसमें हुकूमत को भी क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत के हवाले से भी मैं कल भी ये बात करी थी, हमारे पास गेस्ट थे कि हम जब कोई हुकूमती वुज़रा को सुनते हैं, सीएम को सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सुनते हैं, प्रोडक्टिव डिस्कशन अपनी जगह, लेकिन बात बानी पीटीआई से शुरू होकर तहरीक इंसाफ पे खत्म होती है और वो स्क्रीन टाइम देने में हुकूमत का भी कहीं ना कहीं उतना ही रोल। मैं कहता हूँ जी हुकूमत का एक तो ये देखिए, पीटीआई ने तो पूरी कोशिश करनी है, ये तो उनकी एक स्ट्रेटजी होगी ना। Now, if the government is playing by their ball, तो it means ये हुकूमत की खामी है। अब मैं हुकूमत की खामी में दो चीज़ें महसूस करता हूँ। पहली बात तो ये है कि उनके अंदर कहीं खौफ और डर है। उन्हें ये बहुत बड़ा खौफ और डर है कि इनको अगर हमने इजाज़त दी धरने की तो ये धरना बहुत बड़ा ना हो जाए, अगर ये इसकी लाइव कवरेज की मुजाहरे की इजाज़त दी तो पब्लिक बहुत ज़्यादा जमा ना हो जाए। अच्छा, और उनको खौफ ये भी है कि जिस तरह की स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास है वो नून लीग और पीटीआई के पास उस तरह की स्ट्रीट पावर नहीं है। तो ये जो खौफ है वो खौफ उन्हें बैठने नहीं देता चैन से। जो ही वो उधर से बात होती है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इत्मीनान दिलाने के लिए और अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए वो जवाबी वार के तौर पे उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ और घन गरज के साथ जो है ना वो आते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो गवर्नेंस के एतबार से अगर देखें तो गवर्नेंस के एतबार से भी नून लीग और पीटीआई और जो बाकी हुकूमतें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तीर शीर नहीं मारे हैं। अच्छा, उसकी वजह से ये है कि पब्लिक नाराज़ है उनसे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई अब आप कह रहे हैं कि जी हमें ये जो महंगाई है वो 10% से नीचे आ गई है, बड़ी मुबारक हो कौम को। वो जी मुबारक काहे की हो, 100 रुपये की चीज़ 250 रुपये की हो गई है। इसकी महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, वो 250 वाली चीज़ 100 की नहीं हुई है, तो लिहाजा मुबारक काहे की। अच्छा, इसी तरह ये देखें कि लाहौर में कम से कम गैस नहीं आ रही, गैस के चार्जेस आपने बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, लोग बिजली के हाथों तंग हैं। इसके अलावा महंगाई, ट्रांसपोर्ट, जिस तरह भी देखें तो जो गवर्नेंस है, जो डिलीवरी ऑफ द गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, वो तो नून लीग से नहीं हो पा रही, ना पीटीआई से हो पा रही है। तो लोग जब इन सवालों के जवाब मांगते हैं तो फिर आसान हल होता है कि आपका एक जो पॉलिटिकल एनिमी है उस पर आप चढ़ दौड़ें। तो उसमें बजाय इसके कि आप अपनी गवर्नेंस के जवाब दें, उससे कहीं आसान है कि दूसरे को कुत्तों पे तैयार ही नहीं है ना। गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो माइंड करते हैं कि आप हम पे तनकीद क्यों कर रहे हैं। वो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये भी केयरफुली नून लीग की एक डिफ्लेक्टिंग पॉलिसी है कि ये एक डिफ्लेक्शन पॉलिसी है कि जहाँ कहीं वो फॉल्टर करते हैं, आप सवाल करती हैं और वो आप जवाब देना होता है, उसमें क्या होता है फ़ौरन उंगली उठाते हैं, वो जी इनकी वजह से सियासी अदम इस्तेकाम, इनकी वजह से ये नहीं हो सका, इनकी वजह से ये नहीं हो सका। वो जो ब्लेम गेम है ना, ये वाला मसला है। उनको वो भी सूट करता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये पॉलिसी गलत है, हॉलोनेस है, लोग तंग आ चुके हैं, वो थक चुके हुए हैं। आप स्ट्रीट से लेके आप बिजनेस हाउसेस तक चले जाएं, सब लोग जो है ना वो परेशान हैं और लोग इस चीज़ को अच्छा जानते पहचानते हैं। ये इस तरह की खाली खोली तनकीद शाम को बैठ के 3-3 मिनिस्टर्स की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या कैमरा दे के शाम रात गए 12 बजे तक, इससे लोगों के मसाइल हल नहीं होते। ना बिजली सस्ती होती है, ना गैस आती है, ना गैस सस्ती होती है, ना उनके बाकी मसाइल होते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं रही, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, लोगों को महंगाई, रोज़गार जो है ना वो मिल नहीं रहे, नौजवान मायूस हो रहे हैं, बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो लिहाजा हुकूमत जो है ना अपने तौर पे तो वो समझती है कि कैमरे के सामने तकरीर झाड़ के शायद उन्हें डिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसा है नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। खालिद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। उनके मुताबिक दोनों तरफ से थोड़ी सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, चाहे वो हुकूमत है या तहरीक इंसाफ है। इस हवाले से हम आपको मजीद अपडेट भी करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कुछ रिसर्च के हवाले से भी है, क्योंकि अभी हमने जब हम पाकिस्तान के ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो तालीमी निज़ाम का तलबा की ज़हनी जो सेहत है उस पर जो दबाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसको हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम इम्तहानात की बात करते हैं, तालीमी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं, तो उसकी वजह से होने वाले दबाव की वजह से ये रिसर्च वाज़े करती है कि तालीमी दबाव और कामयाबी की जो तवक्कुआत हैं
वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को या दीगर नफ्सियाती मसाइल को बढ़ा देती है तलबा के अंदर। मुख्तलिफ इदारों जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और आगा खान यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च के हवाले से आपको बताएं तो ये पता लगा कि तालीमी जो कामयाबी के लिए बेतहाशा दबाव तलबा की जो जहनी सुकून है, जज्बाती तवाज़ुन है जिसे आप इमोशनल बैलेंस कहते हैं, और मजमूई जो ओवरऑल सेहत है उसको मुतासर करता है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मज़हर अली साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है। आई गेस हमारे यहाँ हम सिस्टम के ऊपर बात करते हैं कि ख़राब है या बेहतर करना है या इसमें उस तरह का बैलेंस नहीं है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो स्टूडेंट्स इस सारे सिस्टम का हिस्सा है उनकी जो मेंटल हेल्थ है या उनके ओवरऑल फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं असरअंदाज बिल्कुल हो रहे हैं। इसको हम बचपन से लेके चलते हैं, यानी कि एक ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। हर चीज़ को अगर रूट कॉज को देखना हो तो आप उसकी हिस्ट्री में जाइए। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है, जो आगा खान यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, मुझे इनके एलिमेंट्स का नहीं पता कि इन्होंने कौन कौन से उसमें मेजरमेंट्स रख के रिसर्च की और कितना सैम्पल साइज था इनका, और खैर इनका जो भी इनकी ऑडियंस का रहा होगा, सैम्पल का रहा होगा। एक चीज़ आप ये माइंड में रखिए कि कोई भी प्रोसेस आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं देता। उस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए आउटकम और उन आउटकम्स के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस, वो आपको एक फियर में रखती हैं। जैसा कि फॉर इंस्टेंस एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसको बचपन से कहते हैं अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो गरीब इंसान बनोगे, पढ़ोगे नहीं तो तुम रेडी लगाओगे, पढ़ोगे नहीं तो तुम चिंची चलाओगे, पढ़ोगे नहीं तो तुम रिक्शा चलाओगे, तुम एक अच्छी जगह पे जॉब नहीं कर सकोगे। ऐसा है। अब आप इसको ज़रा गौर से समझिए कि एक बच्चे के दिमाग में फ़ियर क्या है कि एक चिंची वाला इंसान एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, एक रिक्शे वाला इंसान एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। अब वो इस फियर के साथ बड़े हो रहा है, बचपन से ही उसको कंपटीशन दे दिया जाता है। और सम टाइम ये चीज़ ADHD को प्रोवोक करती है, लाइक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एक होता है। जिन बच्चों में ये डिसऑर्डर जनरेट हो जाता है, और ये डिसऑर्डर अनफॉर्चुनेटली 5 से 14 साल की एज में होता है, और ये वही एज होती है जब पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन बच्चे के दिमाग में इनकलकेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब वो बच्चा 14 साल से 14 से अबव जाना शुरू होता है, अपनी टीन एज के लास्ट एरा में जाना शुरू होता है, तो ये एक्सपेक्टेशन लेवल इतना बढ़ जाता है सोशल मीडिया की वजह से कि जो प्रोसेस है वो तकलीफ देना शुरू हो जाता है। जिसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे देख लीजिए आप इसको मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर या उसके बाद PhD के सेंस में देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपका भी कि आगा खान यूनिवर्सिटी में कहा गया कि कामयाबी के लिए कितने लोग एफर्ट कर रहे हैं और वो उसको स्ट्रेस ले रहा है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा। तो कामयाबी, यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करने की ज़रूरत है कि कामयाबी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हर कामयाबी हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है, उसकी कामयाबी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो अगर तो मैं किसी से इन्फ्लुएंस होके उसको समझ लेता हूँ कि ही और शी इज़ माई आइडल, तो मेरे लिए उसके लेवल्स को रीच करना अब ये कामयाबी है। अगर अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रीच नहीं कर पाता तो मैं स्ट्रेस में जाऊंगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड अनकॉन्शियस में मेरे एक फियर बैठा हुआ है कि भाई साहब मैं ऐसी लाइफ नहीं गुजारना चाहता जो एक चिंची वाला गुजार रहा है, एक रेडी वाला गुजार रहा है। और अगर मैं फेल हो गया तो फेल होके ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं मिलेगा। देखें, जब ह्यूमन इंसान को बनाया गया तो उसको एक नफ्सियात दी गई, कॉग्निटिव दिए गए उसको, जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये बनाई किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। फिर उन्होंने इस नफ्सियात का एक मैनुअल भी दे दिया। अब उस मैनुअल से अगर हम हटेंगे तो फिर हम डिस्ट्रेस का शिकार होंगे, फिर हम जाएंगे स्ट्रेस में, फिर हम जाएंगे डिस्टर्बेंस में, हमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ेगा। और वो मैनुअल कुरान पाक है। हम लोगों को देखते क्यों हैं? ये मेरा अक्सर क्वेश्चन रहता है अपने स्टूडेंट से भी। एक मेरी रील इंडिया में बड़ी वायरल हुई, 2.3 मिलियन व्यूज़ आए, और उस पर जो कमेंट्स थे 10,000 प्लस कमेंट्स थे। और वहाँ पे जो मोहतरमाओं ने और मोहतरम जो हजरात थे उन्होंने जो क्वेश्चन किए हुए थे वो यही था कि हमें स्ट्रेस हमारे पेरेंट्स की तरफ से, अगर फैमिली टॉक्सिक हो तो हम क्या करें। प्रोसेस आपको टॉक्सिक या नार्सिस नहीं बना रहा, उसके साथ जुड़े हुए जो यूनिवर्सिटीज़ ने टाइप्स लगा दिए हुए हैं कि ये बंदा हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, आज ये CFO है, आज ये CEO है, आज ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आज ये फलाना है, टमकाना है। और मैं अगर अपने आप को देखता हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि मेरे CGPAs इतने नहीं हैं,
तो या मैं उस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ या मैंने स्पेसिफिक जगह पे नहीं इंस्टीट्यूट्स की एफिलिएशन नहीं है, तो मैं अपने आप को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाऊंगा। अब जब मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाऊंगा तो मेरे अब पूरा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम रीबूट करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। अब वो रीबूट हो नहीं रहा, तो जिसकी वजह से जो मेरे न्यूरोमॉड्यूलेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बदल रही है और वो फिर देख रही है सोशल मीडिया स्टार्स को जो पढ़े लिखे नहीं है और मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, तो फिर मैं भी सोचता हूँ यार ऐसा बनते हैं। अच्छा मज़े साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है, लेकिन अब मसला ये है कि ये तो ब्रॉटअप का हिस्सा है, ये सिस्टम का भी नहीं है, ये हमारे ब्रॉटअप का हिस्सा है कि हम अपने घर से कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। इवन हमारे बहन भाइयों में आपस में कंपटीशन है, फलाने ने इतने ग्रेड लिए तुमने नहीं लिए, उसने खानदान में टॉप किया तुमने नहीं किया, ये इवन हर जगह पे। फिर हमारे कजिन्स में कंपटीशन है, फिर इवन आपकी प्रोफेशनल करियर में जाके आपके साथ तब तक होता रहता है जब तक आप कहीं ना कहीं या तो स्ट्रेस के मारे आपकी हालत हो जाती है या आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये तो फिर फैमिली सिस्टम से लेके सोसाइटी तक हर जगह पे ये फैक्टर इन्वॉल्व है। बिल्कुल ये फैक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने उस मैनुअल को कभी नहीं अंडरस्टैंड किया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया। जब हम उस मैनुअल को बाईपास करेंगे जहाँ से बेसिक हमारी गाइडेंस आती है, तो फिर क्या करेंगे? स्टिल आपके माइंड में भी कंपटीशन चल रहा होगा कि आपने इसको छोड़ के किसी और जगह पे लाइक किसी और मेन स्ट्रीम मीडिया में आना है। मेन स्ट्रीम मीडिया से मुराद एंकर पर्सन बनना है। अभी आप गुड मॉर्निंग शो कर रही हैं, आपने पॉलिटिकल कुछ भी व्हाट्सएवर जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है। सोशल मीडिया पे इंसान ने कैसा नज़र आना है, लोगों को बताना कैसे है। फिर हम करते क्या हैं? अगर एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर रहूँ तो हर दूसरा बंदा, हर दूसरा टीचर, हर दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर ये कहेगा हमारा एजुकेशनल सिस्टम ख़राब है। ऐसा नहीं है, समझने की ज़रूरत है। प्रोसेस कभी ख़राब नहीं होते, जब आप उनके साथ आउटकम्स डिफरेंट जोड़ेंगे तब प्रोसेस ख़राब होगा। फॉर इंस्टेंस मुझे पेट में दर्द है, अब उसका प्रोसेस सिंपल सा है कि मुझे एक टैबलेट लेनी है जो मेरे गट को ठीक करे। बिल्कुल ठीक है। मैं हेडेक वाली टैबलेट नहीं ले सकता। मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकता कि मैं पेट दर्द की टैबलेट खाऊंगा और उससे मेरा वेट भी लूज होगा। अब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं कन्वेंशनल एजुकेशनल बैकग्राउंड से जा रहा हूँ तो फिर मुझे समझने की ज़रूरत है आउटकम मेरे लिए फाइनेंशियली इतने फ्रूटफुल नहीं है। आप ज़रा एक बात को समझिए, जो मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है, उसमें आप चीज़ों को क्रैम करते हैं, एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। ये आपकी मेमोरी का टेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ का टेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब आपको जॉब भी वहीं पे मिलेगी या आप उसी सेटअप का बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जहाँ पे आपको सिर्फ अपनी मेमोरी को यूज़ करना है, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं। अब मैं ऐसे प्रोसेस से पास आउट होके क्रिएटिव फील्ड में जाऊँगा तो फिर मैं पकड़ा जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं गालियाँ नहीं, बुरा भला कहूँगा उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ ये कर रही हैं या टीचर हजरात ये कर रहे हैं तो उनको प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत होगी। और प्रोसेस तब चेंज होगा जब आप कॉग्निटिव्स को समझेंगे, जब आप उतनी बेसिक नफ्सियात को कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर लेके आएंगे कि एक इंसान चाह क्या रहा है, उसकी सोसाइटी क्या चाह रही है। अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन स्किल्स के दरमियान होता है, मेमोरीज के दरमियान कंपटीशन नहीं होता जो पैसे कमा के दे। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में हम अभी, मैं शायद पहली दफ़ा बात कर रही हूँ। ये जो इश्यूज़ हैं जिनको आपने भी अभी एड्रेस किया है, मुझे तो लगता है या तो लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है वो टाइम। मतलब आप बचपन से लेके बड़े होने तक, प्रोफेशनल करियर तक आप इसी फेजेस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें रियलाइजेशन ही नहीं है। इवन वो कॉम्प्लेक्सेस जब हमारे निकलते हैं कहीं ना कहीं आकर, तो हमें तब भी रियलाइजेशन नहीं होती, फिर हम थेरेपीज या दीगर चीज़ों को ऑप्ट करते हैं। हमें वो रूट कॉज अभी तक उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे, हमारे प्रोफेशनल्स किस सिस्टम से गुजर के आ रहे हैं, तभी आउटकम है। देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं, आप यहाँ पे बैठ के एक प्रोफेशनल मोहतरमा का किरदार अदा कर रही हैं। किस डिग्री में पढ़ा आपने ये? मैंने मास्टर्स पढ़ा। आपने ये कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ से सीखी? ये नहीं है, मेरे अंदर थी। ये मेरे अंदर थी। दैट इज द स्किल। ये आप पढ़ नहीं सकते हो। यू नीड टू पॉलिश इट। एब्सोल्युटली। यू नीड टू रिकॉग्नाइज के वेयर व्हाट इज योर एक्चुअली कोर स्किल। अब ये कौन सा इंस्टीट्यूट सिखाता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं सिखाता। प्रोसेस स्किल नहीं सिखाते। स्किल्स के प्रोसेस डिफरेंट हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को हेड टू टो चेंज होना पड़ेगा अगर हमने इस किस्म के मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। अभी हो क्या रहा है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा, या इसको कुछ केटर क्यों नहीं किया जा रहा, फिक्सअप क्यों नहीं किया जा रहा? सिंपल इतनी सी वजह है कि जब आप एक शऊर
जो हमारा कॉन्शियस है, उसके साथ जितने भी जुड़े हुए हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको आप गिफ्ट रैप में करके एक महंगी शॉप में रख देंगे, तो उसके ऊपर मटेरियलिज्म का वो आप एक डेकोरेशन कर देंगे, तो वो फिर किसी भी अच्छे प्रोसेस को आउटकम नहीं बना पाएगा अच्छे प्रोसेस से। वो हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही डेवलप करेगा। ये खाली पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ नहीं है, ये ओवरऑल है, ये पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ है। तो अभी जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं, फोर्ब्स की लिस्ट में मोस्टली ड्रॉप आउट्स हैं, डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, ये लोग अपने एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं स्किल के और उसको पॉलिश करना शुरू करते हैं। अदरवाइज इंसान डिग्री को लेकर मार्केट में आएगा, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होगा अपनी स्किल को लेकर। अब आपने डिग्रीज की बात की और स्किल की बात की, हमारे यहाँ वैसे ही स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस ही नहीं है। हम बच्चों को स्किल सिखाते नहीं, हम उन्हें रट्टा सिस्टम पे लेके चल रहे हैं, जिस आपने सिस्टम की बात की। और जो क्रिएटिविटी वाला मसला है वो ऐसा है कि उसके लिए स्पेसिफिक या हम कह लें फील्ड अवेलेबल है, बट स्टिल उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज उस तरह से लोग शायद उनको जाने के शौक ही नहीं होता है। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक तबका है जो चला जाता है कि जी हम इस क्रिएटिविटी वाली साइड पर जाएंगे। मसला ये है कि हमारे यहाँ वो चीज़ें इन्वॉल्व करने के लिए या लोगों को उसमें जो कह लें ना थोड़ा इंटरैक्टिव करने के लिए, वी डोंट इवन पुट अ एफर्ट। हम उसको एफर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं अच्छा मुझे लगा बंदा काम है, ये एक सिस्टम है, हम सुबह 9 to 5 की नौकरी करेंगे और करेंगे। अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन मेरा निकल रहा है, ये किस बुक में, किस मैनुअल में या किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ने इस फील्ड के ऊपर काम किया हो कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप रिच होंगे? किसी ने भी नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है। एजुकेशन का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं है। ये सिर्फ पर्टिकुलर फील्ड्स थी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरेट की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, जिनमें पढ़ के आप एक लाइसेंस लेते हो, लाइक LLB लाइसेंस लेते हो, फिर आप पैसे कमाते हो। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जितनी फील्ड्स हैं उनका पैसे कमाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्किल है, वो स्किल बेस है सारा। और स्किल बेस्ड एजुकेशन तो है ही नहीं। स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन कभी स्किल बेस्ड नहीं होगी। लेकिन हमें उस स्किल, हम लोगों को ये भी तो नहीं बताते कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों या इदारे हों या ऐसे मेंटर्स हों जिन्हें पता हो कि आपने अपने अंदर से अपनी स्किल को आइडेंटिफाई कैसे करना है। क्योंकि हर बंदा सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता अपनी कि उसके अंदर क्या स्किल है। मुझे शायद बहुत लेट जाके रियलाइज हुआ कि मैं ये काम कर सकती हूँ। बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी नहीं रियलाइजेशन होती। अब देखें, आप मेंटर्स की बात करें, कहाँ से आएंगे? वो फरिश्ते तो नहीं होंगे, आसमानों से तो नहीं आएंगे। वो कन्वेंशनल स्टडी बैकग्राउंड से गए हुए हैं। वो कैसे अपने आप को बदलेंगे? पहले तो उनको खुद स्किल सीखने की जरूरत है। जितने भी ये भी हमारे लेक्चरर्स हैं या जो भी व्हाट्सोएवर इस फील्ड में है, यूनिवर्सिटीज़ में है या माहिर तालीम कुछ भी है, मैं आप मेरे नाम के साथ लगा देते हैं, सो नाइस ऑफ यू। तो अब इनको सबको समझने की ज़रूरत है कि एक बच्चे को ये कैसे रियलाइजेशन करवानी है कि हाउ मच केपेबल यू आर। एग्जैक्टली। एक बच्चा है जो 5 to 6 ईयर्स का है, उसकी टीचर उसको कैसे बताएगी जबकि वो खुद बेचारी अगर किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही हैं तो 60 to 70,000 के लिए लगी हुई हैं, और अगर किसी नेशनल स्कूल में तो 30 to 40,000 के लिए लगी हुई हैं। उनका जो कोर माइंडसेट है वो इसी के गिर्द घूम रहा है कि मैंने घर कब जाना है। That's it. वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस बच्चे के ऊपर, इतनी हार्ड वर्क नहीं कर सकते। और फिर सभी बच्चों में हर स्किल नहीं होती। Absolutely, आप IT की फील्ड में उतनी एक्सपर्ट नहीं हो सकती जिस तरह आप कम्युनिकेट होल्ड कर लेती हैं, जिस तरह आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर लेती हैं। इसी तरह हर बच्चा हर काम के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हुई है, इंसान का ब्रेन अगर वो फोकस रहे तो वो दुनिया की हर चीज़ को सीख सकता है। जैसे आपको कम्युनिकेशन का रियलाइजेशन हुआ, आप एंकर पर्सन बनी, अब आपने ये सीखा नहीं था, लेकिन आपके कॉग्निटिव्स ने आपको बताया, कॉग्निटिव नफ्सियात ने बताया कि जब आप फील्ड में जा रहे हैं, एक चीज़ है आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप आउटस्पोकन हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, थोड़ा सा इसको पॉलिश कर लो तो दैट इज योर फील्ड। एग्जैक्टली। अगर इसमें चांस मिल गया तो और आप ये इसमें भी मेरी एक्सेल करोगे। सेल्फ असेसमेंट या रियलाइजेशन थी टुवर्ड्स इट। अदरवाइज मुझे किसी ने बताया नहीं या किसी ने ये समझाया। ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे। ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स आप खुद बनाएं, आप कोई कम्युनिकेशन के रिलेटेड, लाइक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ पे आप कोचिंग दें, तब होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि क्या इतने मीडिया चैनल्स हैं या क्या इतने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हो सकते हैं कि आप अपने दिमाग से कंटेंट क्रिएट कर सकें जिसको ऑडियंस लाइक करें। यू आर सो राइट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका आई गेस हमने, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और इस पर बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, बट टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच मदर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्रोडक्टिव गुफ्तगू की। हम तालीमी निज़ाम को ही बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने मेरे लिए भी एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की कि हम हर वक्त हर सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते,
वो जो प्रोसेस है वो इतना समटाइम्स हम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि वो विद टाइम जो चीज़ें डेवलप होती हैं वो शायद हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं और कहीं ना कहीं डैमेजिंग भी होती है। इस हवाले से हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, सेट हमारा भरा भरा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिन पर भी हम बात करने वाले हैं। वैसे तो हम मुख्तलिफ आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स में जिनकी स्किल होती है, लेकिन आज हम आपको एक कैलीग्राफी करने वाली शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। इनका अंदाज़ ही जी इनका तारुफ भी है, शायरी हो, कोई गीत हो, कोई फ़लसफ़ा हो। हसनैन जमील हमारे साथ जो मौजूद है अपने कलम से ना सिर्फ इसे कागज़ पे उतारते हैं बल्कि बहुत मुनफरिद अंदाज से ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको शेयर करते हैं। हम थोड़ा सा इनके आर्ट और स्किल के बारे में भी बात करेंगे कि इनको शौक़ कैसे हुआ कैलीग्राफी का, और इसके साथ साथ ये जो इनका अंदाज़ है ये इतना मुनफरिद और डिफरेंट क्यों है। तो हसनैन को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ जी आपको पता है हम फिटनेस का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपको अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, अपनी रूटीन में कुछ बेहतरी लेकर आनी है, ख़ुद को फिट रखना है। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज किसी भी तरह की बहुत ज़रूरी होती है, और एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो ना वैसे भी ओवरऑल हेल्थ तो मुतासर होती है, वैसे बहुत लेजी हो जाते हैं। लेकिन विंटर्स के अंदर एक्सरसाइज करना इटसेल्फ बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। हाफिज़ खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? आई एम फाइन, गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ जी आज हम मेकअप पे भी बात करेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक है मेकअप पे बात करना, क्योंकि विंटर और अब विद टाइम जो मेकअप के अंदर चेंजेस आ रही हैं, मेकअप टेक्निक्स के अंदर, लुक्स के अंदर, नो मेकअप लुक्स, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हर गुजरते दिन के साथ ट्रेंड जो है वो तब्दील हो रहा है। आज हम विंटर मेकअप लुक के हवाले से बात करेंगे। कपड़ों के बारे में या वार्डरोब चेंज करते हैं सब होता है, लेकिन मेकअप के अंदाज भी बदलते रहते हैं। उसके लिए हमारे साथ जी मुतीबा बिनते ज़िक्रिया मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनके साथ उनकी मॉडल सैम भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुतीबा, थैंक यू वेरी मच। सलाम, यू आर मोस्ट वेलकम। मुतीबा मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? बिल्कुल सही प्रोनाउंस। हाँ ठीक है, ये मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल ही प्यारा नाम है, बट वो मैंने पहली दफ़ा सुना है तो मैंने कहा गलत प्रोनाउंस ना कर लूँ। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं कैलीग्राफी से। ज़रा ये आपने इतने खूबसूरत म्यूज़िक के साथ आप लिख भी रहे हैं, कैलीग्राफी भी कर रहे हैं, ये जो शौक़ है और अंदाज है कैसे आया? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि पहले भी मुझे आपने आपके शो में मॉर्निंग पे बुलाया गया था, बल्कि एक इवेंट हुआ था, तो अभी तो आपने बाकायदा शो में बुलाया, तो थैंक यू सो मच। तो बेसिकली तो मेरी जो ट्रेनिंग है बचपन से वो मैं शायरी को पढ़ता आया हूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे फैज़ की किताबें पकड़ा दी थी, हबीब जालिब की किताबें पकड़ा दी थी, और जनरली जो म्यूज़िक की बात, आप जिस तरह रील दिखाई गई है म्यूज़िक की बात करें तो मेरा जो फैमिली है वो इट इज़ वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स म्यूज़िक। और मेरी जो पढ़ाई है वो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, मतलब पोइट्री, फ़लसफ़ा और गीत, ये तीनों मेरे साथ इंटरनली मैंने जैसे जैसे ग्रो किया तो मेरे साथ की है। साथ साथ जो कैलीग्राफी की आप बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आई थिंक आई एम नॉट अ परफेक्ट कैलीग्राफर, क्योंकि जो कैलीग्राफी है इट्स अ ह्यूज थिंग, और जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं बहुत उन्होंने मेहनत की। वास्ट फील है, आई गेस हर एक का अपना अंदाज होता है। लेकिन मैंने ये बचपन में लिखी हैं तख्तियाँ बेसिकली। और जब आप बचपन में जो लोगों जिन लोगों ने तख्तियाँ लिखी हैं, खैर आजकल की जनरेशन तो तख्तियों से फेमिलियर ही नहीं है ना, वो इतनी मेहनत करते हैं, तो वो हमने अपने वो नंबरों के लिए बेसिकली तो हम करते थे मेहनत, लेकिन जो मेरे उस्ताद थे वो मेरे तायाबू थे, वो पेंटर थे। तो माई ऑल राइटिंग स्टाइल इज़ यू नो फ्रॉम द ट्रेडिशनल पेंटर्स बैकग्राउंड। तो ये उस तरह की शायद ट्रेडिशनल जो कैलीग्राफी की जो डेफिनेशंस होती हैं उसमें भी नहीं आता, लेकिन ये है कि ये एक पैटर्न है जो पेंटर स्टाइल है ओल्ड, उससे चला आ रहा है। तो आई थिंक ये तीनों जो चीज़ें जब मिक्स हुई तो फैज़ का तो मैं दीवाना हूँ, आप समझ लें। और थोड़ा सा मेरे अंदर जज्बात, इनकलाबी जज्बात और जो फ़लसफ़ा है इनकलाबी, वो फैज़ की शायरी से, हबीब जालिब की शायरी से, साहर लुधियानवी की शायरी से आता है, तो वो मैं अपने साथ उसको हमेशा साथ। आपने भी कहा कैलीग्राफी तो ज़ाहिर एक बड़ी मुख्तलिफ भी और बड़ी वास्ट फील्ड भी है। ख़ताती या उर्दू हैंड राइटिंग अच्छी होना ये एक बहुत बड़ा स्किल है। आस्क मी अबाउट इट, मतलब
ये तो बहुत बड़ा स्किल है, कैसे सीख? अच्छा, आपने तख्तियां, आप जो कह रहे थे कि तख्तियां उससे लिखी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई बिल्कुल तख्तियां लिखी हैं। फिर मैं थोड़ा बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहा, जो मेरी अपनी थोड़ी थोड़ी सियासत है, तो मैं प्ले कार्ड्स लिखता रहता था। लिबर्टी में आप अक्सर देखते हैं जो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, उनके प्ले कार्ड्स आप लिखते उनके मोस्टली प्ले कार्ड्स मैं लिखता था। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हम करते थे, तो मैं एक प्रैक्टिस में रहा आफ्टर द Okay, स्कूल लाइफ। that's और मैंने ये जो है ना अपनी राइटिंग ठीक ये है। छोड़ी नहीं बिल्कुल। चले, आपके काम के हवाले से हम और भी जानेंगे। हमारे साथ चूंकि एक्सरसाइज और मेकअप के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, तो पहले हम मेकअप की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने हाफिज साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि वो हमें कुछ एक्सरसाइजेज भी बताएं। तो मुतीबा, विंटर लुक्स बड़ी डिफरेंट हो गए हैं। वो टाइम जिसमें मैं बात करी थी, मेकअप को लेके ट्रेंड्स भी बड़े मुख्तलिफ हो बहुत गए हैं। ज़्यादा। अब तो नो मेकअप लुक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। हम जिस तरह से कन्वेंशनल तरीके से मेकअप करते थे जल्दी जल्दी में, अब वो वाला Exactly, काम नहीं रहा, नहीं बहुत रहा। मेहनत लगती है। तो आज हमें किस तरह की मेकअप लुक आप बता रही हैं? जैसे आपको पता है कि ट्रेंडिंग में नो मेकअप लुक चल रही है, बट उसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। ग्लॉसी चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए। तो जो विंटर्स हैं, सारी बात है, हम हर तरह का मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसमें मेल्ट नहीं होना, ख़राब नहीं होना। लिप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राइट मेकअप, डार्क मेकअप। तो डिपेंड करता है किस तरह का ड्रेस है, क्या फंक्शन है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, पार्टी वेयर है, तो हम उस हिसाब से वेरिएशन के हिसाब से मेकअप करते हैं। ठीक है, तो आज आप क्या करने वाली हैं? किस हम तरह का कैजुअल लुक करेंगे, डेली में कैजुअल लुक करेंगे। Casual look करेंगे, हाँ, ताकि वो ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, पार्टी वेयर है, उस सब पे चलेगा ये वाला ओके, casual लवली। look। तो So, आप मुतीबा अपना साथ साथ स्टार्ट करें, Of मैं आपसे course, पूछती let's रहूंगी, start. और हम चूंकि मेकअप को डिस्कस भी करें, कुछ प्रोडक्ट्स वाइज भी आप हमें बताती रहिएगा। sure, let's हाफिज साहब, ये तो मेकअप की बात हो गई, एक्सरसाइज करना भी बहुत मुश्किल है सर्दियों में, मोटिवेशन चाहिए होती है, घर से निकलना है, इवन घर पे भी करनी है, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना है। तो ये जो सर्दियों में मुश्किल लगती है एक्सरसाइज, मैं वाहिद इंसान हूँ या वाकई सबको लगती है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वैसे सभी को लगती है। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, आप तसल्ली रखें कि आप अकेली नहीं हैं। मतलब पहली बात यह है कि दुनिया का सबसे आसान तरीन काम आज ग्लोबल प्रॉब्लम बन के रह गया है। आई नो। सिर्फ मतलब हम करना नहीं चाहते। हाँ, हम सुस्त है ना। मतलब हम चाहते हैं कि हम सुस्त फिट हैं। भी हों, ग्लोइंग भी लगे, हैंडसम भी लगे, खूबसूरत भी लगे, हम फिट भी लगे, हमें हर कपड़ा पहनना अच्छा लगे, लेकिन हम करें कुछ ना, यानी जिम ना भी जाएं तो फिर भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो सुबह उठ के ब्लैंकेट को साइड पे करके बाहर निकलना है ना, ये मैं समझता हूँ कि आजकल की लोगों के लिए ये एक जहाद बन के रह गया। आई स्वेयर। हाउ कैन इज इट पॉसिबल कि हम सुबह उठें, ब्लैंकेट साइड पे करें। आप ये देखें, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी लाइफ में, वो आपकी हेल्थ है। हेल्थ है। और हमने उसको सबसे पीछे कर दिया हुआ आज। You're so right. तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखें तो आपके सारे काम बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, फिटनेस जो है, एक रिसर्च ये कहती है कि वीक में 5 डेज और डेली 30 मिनट से 60 मिनट Okay. अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये आपकी बॉडी की नीड है। बिल्कुल ठीक। तो इससे ये है कि आप फॉर एवर फिट रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक बात है वेट कम करने की, वेट ज़्यादा करने की, वो एक आपकी अपनी गोल हैं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम चूँकि जनरल बात कर रहे हैं सभी के लिए, तो फिटनेस जो है वो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आप सारा दिन के काम विदाउट एनी फटीग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप एक फिट इंसान हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग आपको देखने में बहुत फिट लगते हैं लेकिन वो फिट होते नहीं हैं। कुछ लोग आपको बहुत स्किनी से लगते हैं, अनफिट लगते हैं, लेकिन बहुत फिट होते बिल्कुल ठीक हैं। है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो कितना हाई है, कितना लो है। अच्छा, अभी आपने सॉरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ। आपने कहा कि नॉर्मली हमारे यहाँ गोल्स होते हैं, पतला होना है या आपने वेट गेन करना है। हमने एक्सरसाइज को मंसूबी इसी चीज से कर दिया। Exactly, हमने yes. इसको अपनी नेसेसिटी नहीं समझा कि फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। हम कहते हैं जी पतला होना है तो एक्सरसाइज करनी है। एग्जैक्टली ऐसी है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं कहता हूँ पतला होना, मोटा होना तो बात की बात है। एक्सरसाइज आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप इबादत करते हैं अपने लिए। यानी आप, मैं तो हमेशा एक्सरसाइज को इबादत का दर्जा देता हूँ। आप जितना दिल से इबादत करते हैं, जितना, चले ऐसा कर ले, जितना दिल से आप खाते हैं उतनी ये दिल से ज़्यादा इजीली समझ आएगा खाने की बात आप कर रहे हैं। उतना दिल से आप एक्सरसाइज भी करें ना, तो इंशाल्लाह आप कभी बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आज हम किस तरह की एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। एक तो हम आम घर में जो लोग ऑफिस नहीं जा सकते, जो लोग ड्यू टू अपनी मसरूफियत की वजह से जिम नहीं जा सकते, और ऑफिस से पहले ही ऑफिस के बाद वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करें? सिंपली घर में एक योगा मैट रखें अपने बेडरूम में कहीं भी,
और उसके ऊपर थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा वार्म अप करें 1-2 मिनट का। देखिए हम सबसे मेजर मिस्टेक ये करते हैं, हम एक्सरसाइज से पहले बॉडी को वार्म अप अच्छे से नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सर्दियों में चूंकि इंजरी का बाइस ज़्यादा बनती हैं, मतलब ट्रेनिंग में अक्सर देखा होगा आपने कि मसल फटीक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम उसको प्रॉपर उसको वार्म अप नहीं करते, प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते, कूल डाउन भी नहीं करते। ये चीज़ें वो है जो बिगिनर को पता नहीं है। हम आज गूगल के गुलाम हैं, जो गूगल कहता है, गूगल बाबा ने जो कहा हमने वो करना है। मेरा मानना ये है कि हम गूगल की गुलामी छोड़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज मैन टू मैन वेरी करती है, हर इंसान की डाइट डिफरेंट है, हर इंसान की एक्सरसाइज डिफरेंट है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और हम मतलब दूसरों को देख के उनकी चीज़ें खुद अडॉप्ट करके अपनी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर हमें नुकसान भी होता है। आज हम सिंपली घर में योगा मैट के ऊपर थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और उसके बाद जस्ट एक पेयर ऑफ डम्बल ये जो पड़े हुए हैं, इनके साथ आप अपने बाजू को मतलब स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और ये कितने? ये 5 kg के हैं, मेरे स्टूडेंट हैं अरहम जट, ठीक है, ये मेरे साथ हैं, ये आज हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे। अरहम को भी हम बुला लेते हैं। मीनवाइल अरहम कुछ स्टार्ट करने से पहले हम जरा इनकी जानिब जाते हैं, मुतीबा की जानिब, जिन्होंने थोड़ा मेकअप स्टार्ट कर दिया। मुतीबा, क्या प्रोग्रेस हुई है? और आपने भी बेस बनाई है और अभी आप क्या कर रही हैं? एग्जैक्टली, हमने सबसे पहले बेस बनाई है। और किस तरह की बेस आपने यूज की है? मैंने फाउंडेशन लिक्विड ऑयल बेस, क्योंकि ऑफ कोर्स विंटर्स हैं और इसमें जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है, और अगर स्किन का मॉइस्चर खत्म हुआ होता है तो जो फाउंडेशन है लिक्विड बेस है वो उसको कवर अप कर लेती है, अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई भी है। अगर स्किन ऑलरेडी ड्राई है देन आपको लिक्विड बेस करने की जरूरत नहीं है। लाइक ऑलरेडी ऑयली है तो देन आपको जो स्टिक्स हैं, ड्राई बेसिस हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो आपने, मैंने देखा कंसील नहीं किया, इनको कंसील करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, ऐसा है कि आजकल जो फाउंडेशंस आई हुई हैं ऑलरेडी वो इतना कवर अप दे देती हैं कि हमें कंसीलर की जरूरत नहीं होती, वरना बहुत ज्यादा ब्राइट और वाइट लुक आ जाती है। आप देखें कि डबल टोन थी बट स्टिल वो कितने अच्छे से कवर अप हो गया है। परफेक्ट। अरहम, आप भी आ जाएं, आप अपनी एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल हमारे पास चूंकि हसनैन साहब भी मौजूद हैं। हसनैन साहब, मुझे बताएं कि अभी आप लाइव कुछ हमारे लिए करने वाले हैं? मैं लिख देता हूँ, कुछ नहीं लिख देते हैं, चलें ठीक है, आप लिखना शुरू करें। और कैमरा आपको अच्छा सा शेर बता दें ताकि मैं लो। शेर और मेरा क्या ताल्लुक दूर दूर तक, कैसी बात आपने कर दी। आप इतने फैन है फैज साहब के, मैं तो बिल्कुल इस मामले में रिस्क ही नहीं ले सकती कि मैं आपको कुछ बताऊं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहें तो आप जरूर उसको लिख सकते हैं। मीनवाइल हमारा कैमरा कैप्चर करता रहेगा जी, हमने देखना है कि कैसे लिख रहे हैं। और अरहम, आप अपनी एक्सरसाइज को हाफिज साहब साथ साथ बताते रहे। श्योर जी। सिंपली पहले आप ना हम पहले आप वार्म अप करके दिखाएंगे घर में, वार्म अप कैसे इजीली आप कर सकते हैं। और ये कितने मिनट करना है हमें? जस्ट वार्म अप तो 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। अच्छा, 10 से 15 आजकल के मौसम के मुताबिक। ठीक है। ये सिंपली चूंकि टाइम शॉर्ट है तो हम बहुत शॉर्ट टाइम में 1-2 मिनट में आपको वार्म अप करके दिखा देते हैं। इससे ये है कि आपकी सारी बॉडी जो है वार्म अप हो रही है, और हाई नी रेजेस कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें थोड़ी, और ये जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं इस टाइम, और हम इसमें आपकी चेस्ट भी इन्वॉल्व है, बाजू भी इन्वॉल्व है, शोल्डर भी इन्वॉल्व है, अपर बॉडी इसमें सारी इन्वॉल्व है। ठीक है, ठीक है। तो ये फ्री वेट एक्सरसाइजेज जो हैं, वेट उठाने से पहले जिम जब आप जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम सबसे पहला काम वो करते हैं जो सबसे एंड पे करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, आप इसे नॉर्मली हमारे यहाँ एज स्पेसिफाई कर दिया गया है जिम्स को, और जाहिर है बच्चे तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या अच्छी प्रॉपर एज होती है जब आप जिम या एक्सरसाइज इस तरह की वेट बेस कर? 18 साल के बाद। 18 साल के बाद, और तब तक कर सकते हैं जब तक आपका आखिरी सांस है। ये बात भी आपने गौर नहीं की कि लोग कहते हैं कि जी अब हम 40 के हो गए हैं, 45 के हो गए हैं, अब तो हमें जरूरत नहीं है, होता नहीं है, हम बूढ़े हो गए हैं। देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है ना तो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता। आपसे बात करते हुए अच्छी खासी शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि मैं अपने आप को 30s में मैं सोचती हूँ अल्लाह हिम्मत ही नहीं है, लेकिन वाकई यू आर सो राइट कि अगर, अच्छा मैंने देखा जिन लोगों को शौक होता है ना एक्सरसाइज का, वो मतलब दीवाने होते हैं, वो कोई जिंदगी की रूटीन कुछ भी चल रहा हो वो मिस नहीं करते अपनी एक्सरसाइज। देखिए, फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। जैसे आप अच्छे मतलब ड्रेसिंग करती हैं, ड्रेसअप होती हैं, अच्छे परफ्यूम यूज़ करती हैं, आप अच्छा मेकअप यूज़ करती हैं, तो सेम इसी तरह इसको भी अपनी लाइफ में, लाइफ का हिस्सा बनाएं। तो ये सबसे अहम चीज़ है। ठीक हो गया, वार्म अप हो गया आपका अरहम। ओके, अब क्या करने वाले हम? इसके बाद बाजू को थोड़ा सा, अरहम आप बाइसेप की 1-2 एक्सरसाइज प्लीज़ बताएं।
ये अरहम जो है ये बाइसेप के लिए, बाइसेप की एक्सरसाइज है बाजू की, जिसके लिए मर्द हजरात बड़े ज़्यादा जी कॉन्शियस बिल्कुल। होते हमें हैं। ना शौक है कि लड़के कहते हैं कि बाजू अच्छे फिट होने चाहिए, जबकि मैं कहता हूँ प्रपोर्शन इज कॉल्ड ब्यूटी, तनासुब खूबसूरती कहलाती है। मैंने अक्सर बहुत नॉर्मल भी लोग देखे कि बाजू दे होते हैं और ओवरऑल उनकी फिजिक उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती, सो इट्स वेरी आपकी बॉडी जो है ना फिर एक कार्टून सी लगती है। मतलब बाजू बड़ा है, शोल्डर छोटे हैं, चेस्ट बड़ी है, लेग्स छोटी हैं। तो मैं कहता हूँ कि वीक में 5 पार्ट्स जो है ना आप इनको ट्रेन करें पूरे हफ्ते में। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, चेस्ट है, बैक है, शोल्डर है, बाइसेप ट्राइसेप है और लेग्स हैं। ये पांचों जो आपके पार्ट्स है बॉडी के मेन, ये 1 वीक के अंदर इनको ट्रेन करना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। आराम करें। मीनवाइल मुझे लगता है फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक शेर लिखा गया है और मैं थोड़ा सा अगर उठ के इसको कैमरे की तरफ दिखा दूँ, सॉरी भाई कैमरामैन, मैंने बहुत गलत हरकत की है क्योंकि मैं चाहती हूँ कैमरे में देखें। ये देखें जी, ये शेर है फैज़ अहमद फैज़ का। ये मेरी मतलब इन प्रोफाइल की बैक पे भी, कवर स्टोरी पे भी लगा हुआ है। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। तो मेरे दिल पे भी जो गुजरती है वो मैं लिख देता हूँ। अच्छा, आई डू नॉट फॉलो एनी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम्स कि मुझे आज क्या पोस्ट करना है क्या नहीं करना है। तो जो मेरा दिल करता है, जिस मूड में मैं होता हूँ, चाहे वो गाने के मूड में हो, चाहे फलसफे के मूड में हो, चाहे शायरी के मूड में हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा सा साइड पे होंगे, यस यू कैन जस्ट डू इट। ओके परफेक्ट। तो ये जी इनका है और इन्होंने अभी बताया कि इनका जो दिल करता है ना ये वो लिख देते हैं। ये फैज़ साहब को भी यही पैगाम है। पैगाम यही है, लेकिन पता है मुझे लगता है कि हम जब पोइट्री और जब हम फ़लसफ़ा और इन चीज़ों की बात करते हैं तो यंग जनरेशन के परसेप्शन से मैं बात कर रही हूँ, हम इसको बड़ा सैड उस फेज़ में समझते हैं। हालांकि शायरी हमेशा सैड तो नहीं होती। शायरी मैं पिछले दिनों भी एक मतलब मुझसे किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने यही कहा था कि शायरी जो है वो मुख्तलिफ कैफियत का मजमू है। कभी गमे दौरा है, कभी गमे जाना है, कभी दुख है, कभी हिजर है, कभी वसल है, कभी आप जो है बहुत खुशी में शायरी कर रहे हैं, कभी आप गमगीन होकर शायरी कर रहे हैं। तो हम वी कैन नॉट कन्फाइन पोइट्री इनटू अ वन एक्सप्रेशन। एब्सोल्युटली इट्स अ मल्टीपल एक्सप्रेशन। और जो फैज़ साहब का भी इवन जो पैगाम है वो मेरा भी यही अपनी ज़िंदगी में फ़लसफ़ा रहा है कि मैं गमे जाना से गमे दौरा की तरफ जाऊँ। फैज़ साहब कहते हैं ना, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो इवेंचुअली पोइट्री उसकी बड़ी डायमेंशंस हैं, इसके बड़े एक्सप्रेशंस हैं। हमारे जो नौजवान खासकर नस्ल है वो अपनी जो ओल्ड विरसा है, ओल्ड जो हेरिटेज है हमारा पोइट्री का और ख़ास तौर फ़लसफ़े का, उससे बहुत कटा हुआ है। इसलिए हर तरह की पोइट्री को आप करते हैं क्या? जी, मैं मोस्टली ये चूँकि मुझे याद भी है तकरीबन सारी, जितना मैं लिखता हूँ मुझे याद हो जाता है। वो आपको पता है वो जब हाँ, राइट। और ये परवीन शाह को तो खुशबू की शायरा है, इनका एक शेर है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। तो परवीन शाकिर साहिबा हों, मुनीर नियाज़ी साहब हैं, जॉन एलिया हैं, और भी बड़े बड़े शोरा हैं जो हमारा विरसा है, हमें उनसे बड़ी जो है वो मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। और सच्ची बात है मेरा तो इंटरेस्ट ही इन शायरा की वजह से पोइट्री में है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और इस वक्त मुतीबा का मेकअप फाइनल मराइल में मुझे लग रहा है दाखिल हो गया। मुतीबा क्या चल रहा है? मैंने सबसे गर्ल्स का फेवरेट पार्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया, हाइलाइटर। आजकल जितना हाइलाइटर हो कम है और लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे मुझे लगता है मुतीबा वो टाइम अब मैट पे दोबारा आ रहे हैं लोग या हाइलाइटर अभी हाइलाइटर चाहिए होता है। हाइलाइटर के बगैर वो कहते हैं इनकम्प्लीट है, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा, प्लीज ढेर सारा लगा दें बेशक जो भी है। तो हाइलाइटर जो है इसके, ये मैंने हाइलाइटर पहले इसलिए लगाया, अब हम ब्लश और मेकअप करेंगे तो कुछ हाइलाइटर जो है वो खत्म हो जाएगा, एग्जैक्टली सेटल, एंड बाकी जो है वो रह जाएगा। तो जितनी हमें शाइन चाहिए होगी वो। अच्छा, मैं आप अभी ब्राउज कर रही हैं तो आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट आईब्राउज। मुझे लगता है कि आईब्राउज और आपकी लैशेस से आपकी पूरी लुक निकलती है और नॉर्मली लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि लोग आईब्राउज के ऊपर इतना ध्यान नहीं करते, बस लास्ट में जस्ट हल्का हल्का किया एंड दैट्स इट। और कुछ करते हैं तो बहुत शार्प कर देते हैं, कलर गलत यूज कर लेते हैं, बालों का कलर ब्राउन है ब्लैक आईब्राउज कर लेते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए कि आपका हेयर कलर कौन सा है, डाई उस हिसाब से आपको आईब्रो का कलर चूज करना चाहिए। अगर आपके काले बाल है तो आप लाइट ब्राउन आईब्राउज स्टिल जेट ब्लैक नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शार्प लगता है, इतना ज़्यादा नहीं करने की जरूरत। और ये मेकअप इनका
चल रहा है। अच्छा जी, हमने ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू करेंगे, मजीद कुछ डिस्कशन भी करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। एक्सरसाइज, मेकअप, कैलीग्राफी सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं एट टाइम में, लेकिन इस वक्त हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं और हमने कुछ बाइसेप्स के हवाले से हाफिज साहब एक्सरसाइज आपको बताई है। मजीद क्या बताने वाले हैं आप? शोल्डर की एक्सरसाइज करके दिखाएंगे अरहम हमें। ठीक है जी अरहम। और साथ साथ आप इसको चाहे एक्सप्लेन भी करते रहे। ठीक है, गुड। साइड रेजेस है, फिर इसके बाद ये करेंगे फ्रंट रेज। वैसे एक सेट में अगर आप 12 से 15 रेपिटेशन करें तो काफ़ी है। ठीक है। और बिगिनर के लिए ये है कि वो लाइट वेट से ट्रेनिंग स्टार्ट करें और लाइट से स्लोली ऊपर जाएं। लाइट वेट मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम लाइट वेट डिपेंड करता है आपकी बॉडी के मुताबिक। ये भी मैन टू मैन वेरी करती है ये बात। कुछ लोग 2 kg से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए 5 kg भी लाइट लगता है। अच्छा, ओके। हाँ जी। और मैं कहता हूँ कि हमेशा आप फ्री वेट जो एक्सरसाइज है ना वहाँ से स्टार्ट करें, यानी डम्बल के बगैर, बारबल रॉड के बगैर, किसी भी चीज़ के बगैर अपना जो बॉडी वेट है उसके मुताबिक आप फिर स्टार्ट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट को ग्रेजुअली ऊपर लेकर जाएं, फिर भी इंशाल्लाह फिर भी इंजरी नहीं होगी। ठीक हो गया। हाँ, इंजरी के लिए आपको अवॉइड, और पता है मुझे लगता है कि जो यूट्यूब और अभी आप जो गूगल की बात कर रहे थे, इसने चीज़ों को बड़ा कॉम्प्लिकेट भी कर दिया है, क्योंकि हर कोई गूगल यूट्यूब देख के एक्सरसाइज करता है और अल्लाह ना करे बाद में इंजरी हो जाती है। तो आपको हमेशा किसी की सुपरविजन में, इवन जिम्स के अंदर भी आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। देखिए, जैसे हम स्टडी के लिए किसी अच्छे टीचर का इंतखाब करते हैं तो बॉडी के लिए भी एक अच्छे ट्रेनर का इंतखाब होना चाहिए। आई एग्री। और अगर ट्रेनर आपका पढ़ा लिखा भी हो, आप सर्टिफाइड भी हो, फिर तो क्या ही बात है। बिल्कुल ठीक है। और एक्सपर्ट भी हो, तो अच्छे ट्रेनर जितने भी हैं सारे वैसे सर्टिफाइड हैं। और हम आपने शोल्डर डबल प्रेस कर लिया। ठीक है, ये हमने शोल्डर की एक्सरसाइज की है, अपर बॉडी की। और हम अब ट्राइसेप की 2-3 एक्सरसाइज प्लीज करके दिखाइएगा। ये चीज ये ट्राइसेप के लिए। पहले हमने बाइसेप किया था, फिर शोल्डर किया था, अभी हम ट्राइसेप कर रहे हैं। बाकी चेस्ट और विंग्स के लिए जो कि बेंच चाहिए होता है वो उसके लिए जिम जरूरी है। तो ठीक है यार, ये तो वो एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने योगा मैट के ऊपर कर सकते हैं इजीली। बाकी तो प्रोफेशनली आप जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे तो इंस्ट्रक्टर आपको, ये हम आपको घर पे बता रहे हैं कि अगर आपको सर्दियों में थोड़ी सुस्ती हो रही है तो आप अपने योगा मैट के ऊपर कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम ना आए। हाँ, ये जिम बहुत जरूरी है। नहीं ठीक है, लेकिन अगर हम घर पे करना चाहते हैं, ये मैं ऐसे तसल्ली दे रही हूँ ना अपने आप को, क्या आप घर पे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन अपने लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स रोजाना निकालने चाहिए। अच्छा, एक बात, एक मिथ बनी हुई है, लड़कियां मोस्टली ट्रेनिंग इसलिए नहीं करती, वो कहती हैं कि हमारी बॉडी जो है वो डोले बन जाएंगी और पता नहीं हम क्या हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये मैजिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि लड़कियों के डोले कभी भी नहीं बनेंगे। देखिए, बॉडी कंपोजिशन बेटर होना ज़रूरी है। वेट कम ज़्यादा तो बात की बात है। तो बॉडी कंपोजिशन बेटर करने के लिए डेली जिम जाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, क्योंकि गर्ल्स की आपको पता है फटीग ज़्यादा होती है, और गर्ल्स की फटीग स्टार्ट हो जाती है 14 साल से लेकर एंड तक, और उनको तो बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए। हाँ। अच्छा, हमारे घर में ये बड़ी प्रैक्टिस होती है, हम समझते हैं हम घर के काम कर रहे हैं, कोई इधर उधर के वॉक करें, अम्मी को जब कहो कि आप थोड़ी वॉक कर लें तो मेरी तो इतनी वॉक हो जाती है। अच्छा, ये कोई वॉक नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो इतना आपका मिथ बन गया कि भाई घर में काम हो रहा है तो ये वॉक है। हाँ, ये कोई वॉक नहीं है। देखिए, टहलने में और वॉक करने में फर्क है। बस वॉक है। मतलब आप सिंपली अगर बिल्ली की तरह टहलते रहें और आप कहें मेरी वॉक हो गई, तो ये वॉक नहीं है। ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको प्रॉपर फोकस के साथ अपने लिए टाइम निकालना है। सो आर वी डन विद द एक्सरसाइजेस? जी बिल्कुल जी, जबरदस्त, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अरम, बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल हम डिस्कशन भी करेंगे, मेकअप की भी कुछ बात करेंगे। अभी लाइनर लग रहा है, ये बहुत सेंसिटिव मोमेंट होता है किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के लिए, उसमें हम उसको बात करने का नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये म्यूजिक के अलावा जो कैलीग्राफी का जो स्टाइल है ना, बेसिकली ये आजकल तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम शायरी लिखते हैं, कुछ नया थॉट लिखते हैं, हम मोबाइल में फौरी लिख लेते हैं।
उस दौर में जब ये शेर लिखे जा रहे थे, जब मेहदी हसन साहब इंक वाले पेन इंक वाले पेन से उस वक्त लोग लिखते थे, इब्न अहमद फराज या फैज साहब भी शायरी लिखते थे तो वो इंक वाले पेन से लिखते थे। उस वक्त तो नोट पैड वगैरह उस तरह डिजिटल होते नहीं थे, तो इट्स लाइक मेरे ख्याल में ये डिजिटल आर्काइव हमारा हो सकता है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर कैसा रिस्पॉन्स है सोशल मीडिया? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। मैं तो हाँ मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड। फरमाइशें आती हैं ये वाला लिखना है या ऐसे? हाँ, बहुत सारी फरमाइशें आती हैं। और मैं तो मैं आपको बताता हूँ इनिशियली शुरू कैसे हुआ। मैं अपने मेरे रूम में एक वाइट बोर्ड है, वो नोटिस बोर्ड टाइप जो होते हैं मेरे ऑफिस में, तो उधर अक्सर मैं अपने शेर पसंद का लिख के ना लगा देता था। तो एक दिन मैंने फैज साहब की एक वो नज़म लिखी, चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़। मैंने उसका पहला बोल लिखा, फिर मैंने कहा यार मैं लेट्स रिकॉर्ड इट, कि मैं लिख रहा हूँ तो उसकी मैं वीडियो बना लेता हूँ। मेरे इमेजिनेशन में भी नहीं था कि ये इस तरह का काम कोई हो सकता है। ठीक है। तो मैंने वो वीडियो अपने वो जो मोबाइल का स्टैंड होता है छोटा सा बात करने वाला, उधर से मैंने रखा और मैंने लिख दिया। मैंने वो पता नहीं कैसे मैंने वो इंस्टाग्राम पे अपने अपलोड कर दिया, तो वो बैठे बैठे देखते देखते एक दिन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स टर्न्स आउट टू बी सो गुड। आपके लिए कितनी अच्छी और लाइफ चेंजिंग जर्नी रहा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा जी, लाइनर लग गया है, सेंसिटिव मामला गुजर गया है, आप बताएं मुझे लाइनर लगाने में बैलेंस करने की कोई आर्ट बता दें। एक आंख लंबी एक आंख छोटी, ये वाला मसला बड़ा रहता है मुझे। जो आपकी आईब्रो का कॉर्नर होता है, जो लाइन होती है, उसको आप मेजर करें एंड उसके बराबर में लगाया है, कभी भी खराब नहीं होगा। अल्लाह का पता नहीं, बड़ी मुश्किल टेक्निक आजकल वो ट्रेंडिंग में है, ऐसे करके लगाएं। नहीं वो मेरे तो कहीं और ही इधर उधर लग जाएगा, लेकिन नहीं आपने बड़ा लाइनर फिट लगाया भाई। अच्छा मेरे सामने मिरर नहीं है, बट नहीं ठीक है, आप अपनी मिरर की तरह देख तो रही है मॉडल को, तो इट्स फाइन। अच्छा, अब मेकअप आपका ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन है। हम लैशेस लगाएंगे, मस्कारा लगाएंगे एंड लिप कलर चूज करेंगे। अब देखते हैं हम ओके। तो अच्छा, ब्लशेस का कॉन्सेप्ट विद टाइम मुझे लगता है इवॉल्व कर रहा है। कभी हम टिंट यूज कर रहे हैं, लिक्विड ब्रशेस, पाउडर ब्लशेस, और मैंने देखा है लोग समटाइम्स लिक्विड ब्लशेस के ऊपर पाउडर ब्रशेस यूज करते हैं। वो सेटल हो जाता है ना। अच्छा, सेटल करने के लिए लिक्विड जो होता है वो हल्का हल्का ऑयल छोड़ा होता है, जैसे हम फेस पाउडर यूज करते हैं फाउंडेशन के ऊपर, इसी तरह हम ब्लश एंड लिक्विड के ऊपर जो है वो ये समझ लें कि उसकी वो है पाउडर है, सेटल पाउडर है वो। अच्छा, ये जो हम इतने वायरल ट्रेंड्स देख रहे होते हैं मेकअप के, हो रहा है पहले सारी लिक्विड से कॉन्टोर और सारी चीजें इकट्ठे लगा के ब्लेंड करना, क्या वाकई इतना नहीं ऐसा नहीं फ्लॉलेस होता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सारा कलर ही चेंज हो जाता है। किस तरह हो सकता है? वो जस्ट एक कैमरे की हद तक है कि आप कैमरा के पीछे, अब वो तो नहीं आपको बता रहे आप किस तरह कर रहे हैं, बाद में आपने क्योंकि हर चीज जब मिक्स हो जाती है वो तो ब्राउन्स में चला जाता है कलर, वो कभी भी इस तरह नहीं होता है। ट्रेंड्स तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, क्लाइंट्स आके कहते हैं हमें पता है कैसे होता है, ऐसे। अच्छा, आपके पास आते हैं कि मुझे गोरा करने वाली वो लगा दो? बहुत ज्यादा मैं गोरी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, अपनी स्किन टोन से 4 कलर लाइट। एग्जैक्टली। और इतना वो स्ट्रगल कर रही होती है कि क्रीम्स भी यूज कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं और अपना बहुत बुरा हाल किया होता है। मैं यही मैसेज देती हूँ कि जो स्किन टोन है उसमें खुश रहें, उसको नीट क्लीन रखें, उसका ख्याल रखें। अच्छा, अगर मैं किसी को कह दूं ना कि आप अपनी स्किन टोन से एक कलर डार्कर या उसी तरह का लगाएं, तुम्हें क्या पता, तुम तो गोरी हो, तुम्हें हमारे दुख का क्या अंदाजा? भाई नहीं, इनसिक्योरिटी हो जाती है। ये पता है, ये टेक्निक है, इंटरनेशनली लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जो आपकी स्किन टोन है आप उसी तरह की बेस लगाएं। बहुत ज्यादा वाइट अच्छा नहीं लगता, लेकिन डिफरेंस पता चल जाता है। हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया जी, ये मैं आपको बता दूं नाजरीन, ये अगर आप परेशान ना होए, हमारे सेट पे बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप सुन रहे हैं तो ये एक बिल्ली है जो है यहाँ पे, जिसको हम सुबह से मुशक्कत कर रहे हैं निकालने की, जो नहीं निकल पा रही है। अभी हमने ना जिक्र किया था बिल्ली का। ये किसने? बिल्ली का जिक्र किया था ना? ये भी टहलने वाली बात कर रहे थे ना, उसने सुन लिया है और वो आ गई है और वो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम एंजॉय करें, बस यहाँ तक ना आए तब तक ठीक है। ये और सारे गेस्ट परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा पहले अनाउंस कर दूं यहाँ बिल्ली है और कोई आवाज नहीं है। नहीं देखिए, हमने खुद इनवाइट किया है, हमने खुद इनवाइट किया। अच्छा जी, ये ब्लशेस लगने लगी है। हाँ जी बिल्कुल। आप हमें कुछ अपनी बताएं इंटरेस्टिंग, जो आपसे यंगस्टर्स फरमाइश करते हो कि ये आपने हमारे लिए कैलीग्राफी करनी है। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा ना मतलब जब इस तरह कैलीग्राफी पोइट्री भी लिखता हूँ तो मतलब कुछ पिछले दिनों मैंने लिखा था, आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, दिन छोटे हैं, तो अपना रातें जो है वो बड़ी हैं, तो एक शेर मैंने लिखा था, मैं आपको बताता हूँ। जरूर जरूर, हम चाहेंगे सुनना। हारिस खलीक है हमारे दोस्त, उनका शेर है कि कुछ काम थे अपनी मर्जी के, कुछ काम फ़कत मजबूरी थे, फिर वक्त बहुत ही थोड़ा था और सारे काम ज़रूरी थे। क्या बात है। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ कैफियात में, इवन जो करंट अफेयर्स में जो डिप्रेशन हो रहा है, जो आपने अभी दिखाया फैज साहब का, तुझको कितनों का लहू चाहिए, एर्ज़े वतन, तो करंट अफेयर्स पे भी जो शायरी फिट बैठती है,
या जो नॉर्मल लाइफ में, रैंडम लाइफ में हमारे साथ जो शायरी फिट बैठती है, तो उसको देखते हुए ना मुझे मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज़ धोखे के ऊपर शेर लिख दें, सर प्लीज़ आप जो है वो धोखे के ऊपर, हाँ धोखे पे शेर लिख दें। इस तरह की मतलब मुख्तलिफ फरमाइशें आपको रियलाइजेशन होती है कि हमारी नौजवान नस्ल कितनी दुखी है आजकल? ये भी है, लेकिन मैं ऑन द अदर साइड में कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो लोग हैं, मुझे कुछ रिकमेंड भी करते हैं पोइट्री, हाँ। जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी पसंद जो अच्छी लिख रहे हैं, अच्छी लिख रहे होते हैं। ओके। और फ्रैंकली मुझे कई लोग इवन मिलना भी चाहते हैं। मैं आपको पता है ज़्यादातर मेरा हाथ ही लोगों को देखते हैं लोग, मेरी शक्ल बहुत कम लोगों ने देखी हुई है, मैं उतना पब्लिक में जाता भी नहीं हूँ। तो लेकिन ये है कि इवेंचुअली बड़ी क्वालिटी की ऑडियंस मेरे ख्याल में मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं वो लोग पर्टिकुलरली, क्योंकि आजकल के दौर में इस तरह की एस्थेटिक्स को लोग कम देखते हैं, लिखने पढ़ने वाली चीज़ों को, इस तरह फ़लसफ़े वाली चीज़ों को या इवन ओल्ड ट्रेडिशनल पोइट्री को। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, मेरे इस काम के ज़रिए बहुत से नौजवान जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत से अच्छे नौजवान मिले भी हैं और बहुत से लोग मैसेजेस भी करते हैं। तो होपफुली एक अच्छी चीज़ है, तो उम्मीद है कि कंटिन्यू रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसमें आपने कुछ और सोचा है? क्योंकि हमने तो कैलीग्राफी एक स्पेसिफिक कुरानी आयात की, किसी सूरत की, इस तरह से हमने देखी है, लेकिन आपने एक अच्छा ट्रेंड मुतारिफ करवाया, इसको आगे फर्दर कुछ मजीद करने का प्लान है? मैं कोशिश करता रहता हूँ, करता रहूँ, क्योंकि आपको पता है एट ए टाइम आपको डिफरेंट काम और भी करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर मेरी जॉब है, मेरा कोई अपने और ज़ाती मामलात हैं, तो मैं आजकल तो इवन सर्दी का तो कम ही लिखा जाता है बंदे से ना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि आइंदा बेहतर से बेहतर कुछ इसमें अगर कुछ चीज़ कर सके तो हम करें। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे ख्याल से मेकअप भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज पे भी हमने बात कर ली है, मेकअप इज ऑल डन, क्योंकि मुझे क्लोजिंग करनी है। जी बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है, हम लैशेस लगा रहे हैं एंड लिप कलर रह गया बस हमारा। छोटी सी टिप देना जी चाहूँगा। जी जरूर जरूर, क्योंकि मेकअप की बात हो रही है तो मुतीबा डेफिनेट बहुत अच्छा कर रही है माशाल्लाह। मैं छोटा सा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी की हाइड्रेशन अच्छी है, आपकी स्किन की हाइड्रेशन अच्छी है, तो डेफिनेट फिर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है। Exactly, ये आपने बिल्कुल बेहतरीन बात कर दी है। पानी जो है ना, वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, जो कि सर्दियों में लोग वाटर इनटेक कम करते हैं। वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, आपकी स्किन के ऊपर कभी भी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, कभी भी क्रोफिट्स, ये जो आप देखते हैं रिंकल्स, पिंपल्स, एक्नी, ये सभी चीज़ें आप इंटरनली सही होंगे, हेल्दी होंगे, तो आपकी स्किन भी उसी हिसाब से ग्लो करेगी। मेकअप कंप्लीट हो गया है, लिपस्टिक लग गई है। मुतीबा थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी लोग हम फाइनल दिखा देंगे, आपका भी हसनैन, आपका बड़ा ज़बरदस्त काम है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। आप साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। साथ साथ हम मुतीबा का मेकअप दिखा रहे हैं कि आप कुछ मिस ना कर दें। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।